देख रहे हैं इंडिया टीवी। चुनाव मंच पर लगातार चर्चा जारी है और अब सियासी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखने वाले प्रवक्ता, नेता, जो आपको समझाएंगे असल में महाराष्ट्र का मूड क्या है, किसका पलड़ा कितना भारी है और विधानसभा चुनाव के लिए किसकी तैयारी है। अपने इस सेशन में हम चर्चा करेंगे उस वोट बैंक को लेकर जिस पर सभी की निगाहें तो हैं, लेकिन उस वोट बैंक को बांटने के लिए तरह तरह की बयानबाजी भी की जा रही है। जी हां, बात मुस्लिम वोट बैंक की, जिसे रिझाने की भी कोशिश है, जिसे बांटने की भी कोशिश है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। इद्रिस नायकवाड़ी एनसीपी अजीत पवार गुट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन दलवाई साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं और वारिस पठान जी AIMIM से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जफर इस्लाम साहब, आइए आप ही से कर लेती हूं। आप महायुति के विकास की बात करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव विकास पे कम और ध्रुवीकरण पर ज्यादा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, ये सब बातें अक्सर ऑपोजिशन पार्टीज करती रहती हैं, लेकिन आप देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपने देखा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपने ये भी देखा कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में क्या हुआ। हमने जो विकास किया है और जिस तरह से विकास के मॉडल पे हर प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है, उसके वजह से जनता में हमें आशीर्वाद दिया है। बार बार जनता में एक कहीं ना कहीं एक सोच ऐसी आती है कि एक ऐसी सरकार है, पहले लोग कहते थे अरे सरकार ने कुछ नहीं किया, अब ये कहने से डरते थे कि सरकार ने बहुत कुछ किया है, चाहे कि प्रदेश में किसी भी प्रदेश में जाए। और इसी तरह से महाराष्ट्र में जिस तरह से हमने अपनी बहनों का ख्याल रखा है, जिस तरह से हमने अपने भाइयों का ख्याल रखा है और जिस तरह से हमने पूरे जनता के जनार्दन समझ के जनता की सेवा की है, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे हमारी महिला बहन हो, चाहे हमारे समाज के हर वर्गों का हमने ख्याल किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब बातें जो ध्रुवीकरण वाली बातें जो है कांग्रेस और AIM के बंदे बैठे हैं, ये लोग करते रहते होंगे। हमें तो जफर जी विकास पे कटेंगे वाला नारा किसने दिया था? देखिए, वो आप उसको गलत तरीके से सोच रहे हैं। आप अगर सब सही समझ, आप समझा दीजिए। मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, अगर जो विकास के रास्ते में हम चल रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, आज पूरी दुनिया में आप देखिए भारत को किस नजर से देखा जाता है, आज भारत के प्रधानमंत्री को किस नजर से देखा जाता है। कोई भी मुल्क ऐसा हो, कोई भी जगह हो ऐसी हो, कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो, उस पर एक बात जरूर आती है कि भारत के प्रधानमंत्री का व्यू इस पे क्या है, ओपिनियन क्या है। वो पहले लेते हैं, बाद में कोई अनाउंसमेंट होता है, उससे समझ में आता है कि भारत का पूरे दुनिया में दबदबा बढ़ा। और उसकी वजह है देश की जनता ने जिस तरह से एकजुट होके जिस तरह से सरकार को बनाया और सरकार को विकास के रास्ते पे बढ़ने का जो आशीर्वाद दिया। इसलिए हमने कहा विकास के लिए, अगर विकास पे चाहते हो कि अगर आप लोग बट जाएंगे तो आप लोग कट जाएंगे, समझाना। तो विकास पे अगर आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, तो देश को आगे बढ़ने के लिए आपका आशीर्वाद जरूरी है, जनता का आशीर्वाद जरूरी है। और इसी को एक ऐसे पार्टी जिसने बार बार देश को और जनता को लूटा है, क्या उसको सपोर्ट करेंगे? इसलिए हमने इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बयान को पूरे गलत तरीके से समझ गए। वो विकास की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर आपको बटना नहीं है। अगर आप बटेंगे तो फिर कटेंगे। देखिए, भाजपा ने तो और महायुति ने अपनी चुनावी तैयारी तो 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी, और वो तैयारी कोई विकास के नाम पे तो नहीं थी, ना जॉब प्रोवाइड करने के नाम पे थी, एजुकेशन के नाम पे थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के नाम पे थी, ध्रुवीकरण के नाम पे थी और मुसलमानों को गालियां देने के नाम पे थी। इसलिए भाजपा ने 3-4 पहले ही महीने से अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया। सबसे पहले आ गया रामगिरी, उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अब गुस्ताखी करने के बाद हमने कहा उसको अरेस्ट करो, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब उसको स्टेज पे बिठाए और बोले मैं देखता हूं इसके बाल का विवाह कौन कर सकता है। अब उसको अरेस्ट तो नहीं कर रहे। फिर आ गया इनका और एक नफरती चिंटू, वो राणे छोटा सा नन्ना मुन्ना रायू, वो आया, उसने बोल दिया कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। तो यकीनन बात है प्राची जी, अगर मस्जिद में आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन मुझे यकीन है कि जाएगा तो स्ट्रेचर पर ही। अब उसने बोला उसके खिलाफ इतना ही सब कुछ चला, मगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, जब तक के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इसी तरह कॉन्क्लेव में कहा कि वो तो बोलेगा, वो तो हिंदू सकाल की तरफ से बोलता है। अरे अब इस तरह का भारत महाराष्ट्र में चाहते हो तनाव फैलाना, अपनी गंदी राजनीति को चमकाना, तो देश देख रहा है। अब बात नंबर 2 आपने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे। अब जफर भाई आप लोग क्यों फैला रहे हो इतना?
कि हिंदू खतरे में है, बटो मत। अरे मुझे बताइए प्राची जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, देश का 80% आबादी हिंदुओं की है, प्रधानमंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, डिफेंस मिनिस्टर हिंदू, बड़े बड़े आईएएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर्स हिंदू, बड़े बड़े एंकर्स टीवी के रात दिन जो बात करते रहते वो हिंदू। तो फिर किस तरह से हिंदू खतरे में, चलिए बताइए मेरे को। ये सिर्फ हिंदू भाइयों को डराना, उनको बहकाना, उनको बस ये करना नहीं। आपने अरे भाई बंटवा नहीं रहे मगर कट यहाँ रहे हम लोग, आपकी गंदी राजनीति की वजह से हम लोग कट रहे हैं। आप भी तो इस देश के मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश करते हैं ना कि इस देश का मुसलमान बड़ा डरा हुआ है, इस देश का मुसलमान बड़ा खतरे में है। ये समझाना और धमकाने में बहुत फर्क है। हम समझाते हैं कि एक हो जाओ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करो, अपने अंदर एक राजनीतिक नेता पैदा करो। आज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तुम्हारा नहीं है, इसलिए आज महाराष्ट्र का नहीं देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग में चला गया। हमारे दलित भाइयों के हम पीछे चले गए। हम समझाते ये भड़काते कि नहीं बेटा तू कलम कागज मत उठा, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार करिए। लोग बोलते हम बोलते हम तो चाहते हैं कि तू कलम उठा, कलम की ताकत से तू राज्य का नाम रोशन कर, देश का नाम रोशन कर और समाज का नाम रोशन कर। महायुति में शामिल एनसीपी जो गुट है वो तो 10% मुसलमानों को टिकट देने की बात कर ही रहा है। कहां आप डराने और धमकाने की बात कर रहे हैं? मैडम सुनिए, आपको मैं बताता हूं, एक तरफ मेरे लिए तो महायुति है, दूसरी तरफ मेरे लिए महाविकास आघाड़ी है। अब हम तो ना इनका हिस्सा है ना इनका हिस्सा है, इनका तो सवाल ही नहीं होता। अब इनको क्या है, एरोगेंस देखिए। हरियाणा बीजेपी को हमने कहा कि आइए कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, हराएंगे बीजेपी को, नहीं आए। अब हम लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसा हो गया कि इनको मुसलमानों के 90% वोट चाहिए। पिछला लोकसभा का चुनाव आया, महाराष्ट्र में जहां बैठे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया हुसैन भाई? 18 एमएलसी थे, एक भी नहीं दिया। अब हुआ क्या, मुसलमानों ने तो इनको भर भर के वोट दिए, यहां तक के 9 उपटा के सांसद जीत के चले गए पार्लियामेंट में। लेकिन जब मुसलमानों के हक इंसाफ की बात आई, जब वक्फ बिल प्रेजेंट हुआ 2024, ये 9 के 9 सांसद भाग गए। आप कैसे अलग हुए? फिर भी आप उनके साथ जाना चाहते हैं? आपको लगा कि वो मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ जाना चाहते हैं? हम तो बीजेपी को हराना है। अरे हमारा तो मंशा, मेन मुद्दा एक ही है कि अजीत पवार, शिंदे साहब और फडणवीस जी वापिस से सत्ता में न है। हम तो उनको हराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मगर इनको आना नहीं है, इनका मकसद नहीं है उनको हराना, मुझे लगता है। अब मदद करना चाह रहे हैं। फिर क्या होगा मालूम है, हमारे पे टिकट ढोलेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ हुसैन भाई, पूरा हरियाणा का चुनाव आप लोग लड़े, असद भाई का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया हरियाणा के ऊपर से, ना वारिस पठानू बॉर्डर से भी क्रॉस किया, फिर भी आप हार गए। आप टिकड़ा किसके सर पे फोड़ेंगे? हमारे सर पे तो मत ही फोड़ना। आप ए से लेकर जेड टीम बना दो, परवाह नहीं है, गम नहीं है, कुछ नहीं है। ज्यादा बेहतर रहेगा। पूछ तो लूं कि ऑफर, ये प्रपोजल लटका कहां पर? इतने प्यार से हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने लेटर लिखा था इम्तियाज भाई ने, पूछिए। महायुति को हराते हैं तो ये गाड़ी बीच में कहां डगमगा रही है? क्यों नहीं साथ ले रहे हैं इनको? क्यों नहीं बिठा रहे हैं अपनी गाड़ी में? मैं पहले हमारे नेता जो भाजपा के हैं वो बोले, उनसे बात करता हूं पहले। और मेरे दोस्त भी यहां बैठे हुए हैं। हर वक्त भाजपा विकास की बात करता है। कहाँ है विकास? कौन से कोने में छुपा हुआ है विकास? यानी 4 रास्ते बांधना, पुल बांधना और अदानी अंबानी को सब कुछ देना, 500 एकड़ जमीन पूरा महाराष्ट्र बेच देना, इसको विकास बिल्कुल बोलते नहीं। एक तरफ आपने अच्छा किया कि महिलाओं के बारे में कुछ बात की, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर अन्याय करते हो। दूसरी तरफ धनिया की चूड़ी 100 रुपए में देते हो, महंगाई इतनी बढ़ाते हो कि देते हो पैसा निकालते हो। और पैसा कहां से देते हो? जनता का पैसा, उनका पैसा उनको देते हो। आपको मालूम है क्या कि अदानी इतने बड़े बड़े उद्योग कहां से करता है? कौन सा पैसा? आपके खीसे में से जो पैसा बैंक में जाता है वो पैसे के जरिए वो करते हैं। उनका कुछ कैपिटल भी नहीं होता, उनका कुछ नहीं है। उसमें ये बात बोली जाती है कि अंबानी अदानी में मोदी जी का और शाह जी का भागीदारी है। इतने बड़े पैमाने पर लूटने का काम इन लोगों ने किया है। और महाराष्ट्र आप लूटना चाहते हो? 105 लोगों ने यहाँ अपना ये बलिदान दिया है। हम लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई की तरफ इस तरह से नजर से आप लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल मानेगी नहीं। और ये आप बकवास मत करो कि इतने लोग चुन के आएंगे। हरियाणा में क्या हुआ?
मैडम एक अच्छा हुआ हरियाणा में जो हुआ ना, उससे हम भी बहुत बड़ा सबक सीखे हैं। क्या सीख गए हरियाणा आप? यहाँ होने नहीं देंगे। हरियाणा नहीं, आप तो महाराष्ट्र बताइए महाराष्ट्र है, आप और तो वो बताइए शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र कि है। आप लोग क्या ये सीखे? उनके उसके इन लोगों का महाराष्ट्र नहीं, ये आरएसएस का महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र महात्मा फुले का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र तो ये वारिस बात- पठान जी का भी है। वारिस पठान जी भी बचाना चाह रहे हैं। छोड़ देते हो? क्यों नहीं बारे जा रहे में हैं उनके साथ? 90% वोट ले लेते हो हमारे और मेरे को छोड़ देते हैं। देखिए प्राची, गुजरात को बेचना चाहते हैं तो ये कभी नहीं होगा। प्राची जी, गुजरात मैं को जवाब देना बनाने चाहता वाले हूं। जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको उनके साथ मेरी हमारा बात का अच्छा जवाब नहीं रहेगा। है। लेकिन यहाँ मेरी बात का कोई जवाब शाह है नहीं। आके हम लोगों को लूटने का काम वारिस करेगा, पठान जी पर बिल्कुल जवाब लूटने दे नहीं रहे देंगे। हैं। ऐसी देंगे क्या? मजबूरी है? देंगे ऐसी क्या? मजबूरी है कि अरे वारिस तालियां पठान बजाओ। जी के ऑफर पर बात तक नहीं कर रहे हैं आप। मेरी वारिस बात का पठान जी जवाब के भी ऑफर नहीं पर है। बात तक नहीं कर और रहे हैं। यकीन मानिए प्राची जी, पूरी ताकत के साथ, पूरे फोर्स के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी ये चुनाव में। हर जगह लड़ेगी, विकास के नाम पे लड़ेगी, डेवलपमेंट के नाम पे लड़ेगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पिछड़ा, दलित, सबके हक की लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ेगी इंशाल्लाह। खास तौर से माइनॉरिटी जिसके ऊपर जो इतना जुल्म हुआ है, उनके हक के लिए लड़ने के लिए हम हमारे चुन के भेजेंगे एमएलए को महाराष्ट्र के असेंबली में, और वो लड़ेंगे इंसाफ के लिए। वारिस पठान जी कहते हैं, या उनकी पूरी की पूरी पार्टी ये कहती है कि मुसलमान सिर्फ वोट देने वाली मशीन नहीं है, मुसलमान को प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, मुसलमान जीत कर भी आना चाहिए। आपकी पार्टी कहती है हम 10% मुसलमानों को वोट देंगे, और आपके साथ ही वोट जिहाद की बात कर देते हैं। कैसे होगा सबका साथ सबका विकास? पहली बात तो साफ ये है कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम लोग इकट्ठा हैं सरकार में। हमारी 3 पार्टियां हैं सरकार में और मित्र पार्टी में, लेकिन जो वो अपने अपने जो उनका एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो, उस पर कायम है। हम किसी एक दूसरे के मैनिफेस्टो पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते। हम हमारी विचारधारा के साथ हैं, वो विचारधारा को हमने छोड़ा नहीं है। शिव शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा के साथ उस दिन भी थे, आज भी हैं, आगे आने वाले वक्त में भी हम रहेंगे। ये क्लियर बात है। अब रही मुसलमानों को रिझाने के लिए, बाकी पार्टियां सिर्फ बातें करती हैं। मुसलमानों के लिए तो काम किया है सिर्फ अजित दादा ने। आज 50-60 साल से ये वोट ले रहे हैं। मैं पार्टी के नाम नहीं लेता, नुक्ताचीनी करना मेरा काम है नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। आज 50-60 साल से ये लोग वोट ले रहे हैं मुसलमानों के, लगातार इक्तेदार में बैठ रहे हैं। मुसलमानों के लिए जो 50-60 पहले करना चाहिए था, 60 साल पहले करना चाहिए, तो वो तो किए नहीं इन्होंने। किया तो किसने किया? अजित दादा ने किया। आज सीट बंटवारे की बात सब में पहला अगर डिक्लेरेशन देता है तो एक अजित दादा ने दिए हैं कि मैं 10% मेरे हिस्से में जो सीटें आएंगी उसमें जो 10% मैं अकलियतों को दूंगा, अल्पसंख्यक को आपने दूंगा। बहुत अच्छा विकास किया। मैं सुनिए आपका ना, प्रमोशन अरे भाई, बताना चाहता हूं। सुनिए, मैंने सुनिए। आपके बीच में नहीं बोला तो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बोलिए। ये तरीका नहीं है। अच्छा, आप बोलिए, खामोश बोलिए। करिए, जब एक तक मेरा सवाल। नहीं होता नहीं बोलेंगे। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ। एक बात, सिर्फ अरे, अजीत दादा का डिक्लेरेशन मंच किया, नहीं है, आप इंडिया टीवी का देखोगे जब मंच है। हमारी लिस्ट फाइनल होगी उसमें 10% मुसलमानों को टिकट दिए ही गए। ये आप देखेंगे। और दूसरी बात, अभी हाल की बात लो, मैं सामने खड़ा हूं आप आपके, मुसलमानों सुनिए का ना, विकास कर मैं रहे हैं। सामने खड़ा हूं। सर, देखो अजीत- हमारे अजीत, सीट, 2 आप सीट है अपने सिर्फ नेता हमारे के बारे में एमएलसी बात कर रहे के, हैं। उसमें से एक आप सीट अपने अजीत नेता दादा के ने बारे में बात अल्पसंख्यक कर को रहे दी। हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप 50% दे देना, मुसलमानों और का क्या विकास चाहिए? कर रहे हैं। वो तो बटेंगे और कटेंगे वाली राजनीति कर रहे हैं। वो तो ये बता रहे हैं कि भाई वोट जिहाद से हमारे आप प्रत्याशियों बटेंगे को और बचना कटेंगे होगा। को आप वोट घुमा जिहाद फिरा के बात करो। नहीं, नहीं, अच्छा। बटे मैं और घुमा कटेंगे, फिरा के बात करूं? सीधी बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री मैं। है उत्तर प्रदेश के, घुमा फिरा के बात उन्होंने की कहा जाए, है कटेंगे और इद्रिस बटेंगे जी। और कटेंगे अच्छा, की बात इद्रिस यह जी। है अच्छा चलिए कि बता पटना दीजिए, ने जाति ये जाति वोट में भी जिहाद बांटने की पर- बात हो वोट रही है। जिहाद पर बता दीजिए क्या स्टैंड है आपका? जो वोट जिहाद कहा है उस पर क्या स्टैंड है? वोट जिहाद हुआ कि नहीं हुआ बीजेपी के साथ? मैं क्या बोल रहा हूं, एक ध्यान में रखो, लोकसभा के टाइम जो भी हुआ है वो सबके सामने है। हुआ क्यों है? हुआ है? क्यों हुआ वोट है? जिहाद हुआ है, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनको ऐसा लगता है। उनको लगता है। हमारे जफर हर एक जी। पार्टी को उसको क्या? अख्तियार जफर है, जी। क्या लगना चाहिए। क्या वोट देखिए, दिया? मैं- मतलब अगर मुसलमान प्राची जी- आपको वोट नहीं दिया, वोट दिया था, अरे कितनी जगहों पे दलित भाइयों ने भी नहीं वोट दिया है तुमको, वो कौन सा जिहाद है? वारिस जी, चलो इस बात बताओ का मेरे को, जवाब तो जफर जी दें तो प्राची ज्यादा जी- अच्छा रहेगा। जफर जी, कौन सा आपको जिहाद है वो? लगता वोट क्या जिहाद दलित भाई हुआ ने है? तुमको वोट नहीं दिया? साथियों को अरे मतलब समझाइए बीजेपी को कम से वोट नहीं दो तो एक एंटी मिनट। नेशनल, वोट जिहाद, लव कम। जिहाद, वारिस खूब जी, जिहाद। बात समय आने में दीजिए। बोलो। हाँ बोलिए। देखिए, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अभी हमारे मित्र जो है हुसैन साहब से पूछ रहे थे कि भाई एक भी सीट नहीं दिया। यकीनन कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज को अपना वोट की जागीरदार समझ लिया है। उन्हें किसी तरह से उनका अपलिफ्टमेंट नहीं करेंगे, एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उनका वोट चाहिए 100%, 90%, 95%। अब ये कह रहे थे कि
जो आता है सरकार का पैसा वो आपके पास बांट देते हैं। हाँ भाई, हम जनता में बांटते हैं, जनता के लिए समर्पित है, जनता के लिए काम करते हैं, और मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में कि जनता को पैसा बांटते हैं, जिसलिए कि जनता हमसे उम्मीद करती है इनके लिए काम करने के लिए चुन के आते हैं, हम उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, बांटते हैं। हम पार्टी में आपके जितने लीडर है वो आपस में ही बांट लेते हैं, वो तो पार्टी का भी पैसा खा जाते हैं आपके यहाँ, पार्टी के लिए जो आता है उसको भी खा जाते हैं। ऐसी इमेज बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की, लूटने के लिए देश को लूटा, पार्टी को लूटा, समाज को लूटा। ऐसा भाजपा के कार्यकर्ता आजकल बोलने लगे हैं। हुसैन साहब बीच मत बोले। देखिए, आपके पार्टी का रेपुटेशन क्या है? आपने समाज को तो लूटा ही, जनता को लूटा, देश को लूटा, और जो अपने पार्टी को जो चंदा आता उसको भी लूट दिया। सब जितने बड़े बड़े आपके लीडर है सब देखिए माल है, पार्टी में खजाने में कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि सब जो है माल आप लोग ले जाते हैं। आपने तो काम किया। देखिए, अब हम कह रहे हैं अभी है, हुसैन साहब से पूछिए जरा इधर। एक मिनट, एक छोटी सी बात यहाँ कहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए मैं नहीं आई हूँ, मैं तो महाराष्ट्र की बात करने आई हूँ। मैं तो ये समझने आई हूँ कि बटोगे तो कटोगे वाला बयान कहाँ से आया, वोट जिहाद कहाँ से आया। अब मुझे समझाइए, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप ही कह रहे हैं ना, आपने पूरे समाज के लिए काम किया है, तो फिर क्यों वोट जिहाद की शिकार हो गए? नहीं, आप समझिए, देखिए 2-3 बातें समझना पड़ेगा। अभी अगर विकास के बारे में कहते हैं, अभी नरीमन पॉइंट से कोई आदमी जाता है पूरा बैंड्रा तक 20 मिनट में पहुंच जाता है। पहले कभी होता था, इनके समय में नहीं होता था ना। अभी देखिए, कांग्रेस ने चालू किया, अटल सेतु जो है कहां से कहां चले जाते हैं। अरे आपने तो सोचा बहुत कुछ किया, आप लोग क्या बांटने में ही सब खत्म हो जाता है समय कि किसको कितना मिलेगा, यहाँ पर काम होता है। दूसरी बात देखिए, कई बार इन लोग बोलते हैं, नारा देते हैं, राहुल गांधी जी नारा क्या देते हैं? एक मिनट देखिए, लेकिन वो कांग्रेस ने चालू किया। आप ऐसा नाराज। अच्छा, एक बार जवाब आने दीजिए, मैं वोट जिहाद समझना चाह रही हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। ये लोग बार बार क्या कहते हैं, समाज को बांट के या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और पूरा जमाना इतिहास उठा के खंगाल के देख लीजिए, इस बात को दर्शाएगा कि इन्होंने समाज को तोड़ा है, कभी दलित, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी इसमें, और अपनी राजनीति चमकाई। लेकिन आज भी कहते हैं क्या राहुल गांधी जी कि भाई हमें जितना परसेंटेज आपके रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जितना समाज में आपका पॉपुलेशन है, ये इस तरह से बांटना चाहते हैं समाज को। मैं इधर डेवलपमेंट पे बोल दूं, और मुस्लिम को एक भी सीट नहीं दिया, इतना कह के भी मुस्लिम को एक भी। डेवलपमेंट और प्रमोशन कितना हुआ बीजेपी का, मैं जरा बताना चाहता हूं, जनता को जानना बहुत जरूरी है। 2014 के चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम सत्ता में आएंगे, 15 लाख रुपया एक एक अकाउंट में जमा हो जाएगा। वो तो आया ही नहीं, सब ख्वाब देखते रह गए, कुछ हुआ नहीं। अब प्रमोशन कैसा हुआ देखिए, 2024 में मायावती की सरकार एक एक अकाउंट में 15 लाख नहीं 1500 रुपया डाल रही है। कितना बड़ा प्रमोशन हो गया। 15 लाख आने वाला था, 1500 आ रहा है लड़की बहन के हिसाब। वो भी इलेक्शन के पहले ही आपको याद आ गई हमारी बहन है, उसके पहले तो याद नहीं आया आपको, क्योंकि आपकी तो कुर्सी खसकती हुई नजर आ रही थी। इसलिए ये बटेंगे तो कटेंगे नहीं, ये बटेंगे तो बीजेपी की कुर्सी खसक जाएगी, बात ये वाली है प्राची। अच्छा ठीक, अब हुसैन जी जो आरोप आप पर वारिस जी ने भी लगाया था और बात जफर जी ने भी कही कि आपको वोट तो चाहिए मुसलमानों का, लेकिन आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे उनको। लोकसभा चुनावों में कितने मुस्लिम कैंडिडेट आपने चुनावी मैदान में उतारे? ऐसा है, ये मेरे ख्याल से अभी जो चुनाव होने जा रहा है वो खाली मुसलमानों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव 100% लोगों का है, न ब्राह्मणों का है न मुसलमानों का है। ये ध्यान में हम लेके ये करना चाहिए, और सारा समाज इकट्ठा रखने का काम यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के बावजूद भी नेहरू जी ने ये देश एक रखा, पटेल साहब ने एक रखा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक रखा। ये ध्यान में रखना चाहिए। गांधी जी का इन लोगों ने खून किया तो भी ये देश एक हो गया, सारे फसाद हो गए थे, खत्म हो गया। उनके मालूमात के लिए मैं बताता हूँ, नौखाली में जो फसाद हो रहे थे वो हिंदू समाज के खिलाफ मुसलमान बड़े पैमाने पे उनको मार रहा था। वहां गांधी जी गए, इनके सावरकर गोलवलकर घर में बैठे हुए थे, वो कोई गया नहीं, गए गांधी जी, उनको ही मारे। ये मारने की हिंसा, मैं एक आपको बोलता हूं, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरिए। एक सवाल करूं, ऐसा है दलवी साहब, एक सवाल है। अरे आप मेरे दोस्त से हुसैन जी, आपस की लड़ाई नहीं है, डेमोक्रेसी में एग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, अभी राहुल गांधी जी और आप मुसलमान के बहुत बड़े अमायक बनते, बराबर है। एक छोटा सवाल, अभी राहुल गांधी जी आए थे महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर में, कुछ दिन पहले, महीना भर भी नहीं हुआ। कोल्हापुर में आए, वहां से तकरीबन आधा या 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है विशालगढ़।
विशालगढ़ में हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, वहां पे जाके जानमाज जला दी, कुरान शरीफ के साथ बेहुरमती कर दी, वहां के घरों में जाके आगजनी कर दी थी लोगों ने। राहुल गांधी के पास 5 मिनट का टाइम नहीं निकला कि मैं वहां पे जाकर लोगों को मिलूं। ये मुसलमानों के वोट आपको चाहिए और फिर करना ही है। उनके साथ आपको जाना बोल है, दिया होता 5 मिनट के लिए वारिस जी, फिर भी उनके साथ आपको जाना है। बोलूंगा तो बोलेंगे टीटी में, टीटी उनके साथ आपको जाना है। इनका कैसा है? अरे जाना है बीजेपी को हराने के लिए। मैडम, ये जो 10 साल से सरदर्द बन के रखा है, इनको हराना है, मुसलमानों के साथ गलत कर देंगे। फेंकना है महाराष्ट्र जिनकी से। आवाज आप उठाते हैं उनके साथ गलत कर देंगे। आपको पता है पक्षपात करते हैं, फिर भी ये चले जो नहीं कर जाएंगे। सकते वो हम यहाँ जाके करेंगे। ये हरा नहीं सकते बीजेपी को, हम जाके हराएंगे। ये विशालगढ़ नहीं जा सके, हम जाएंगे विशालगढ़। ये जा नहीं सके मुसलमानों के आंसू पोंछने, हम जाएंगे मुसलमानों के आंसू पोंछने, हम जाएंगे हमारी मस्जिदों की हिफाजत करने। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन वारिस पठान जी के सवाल पर खामोश हो जाते हैं, उनके प्रपोजल के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। ऐसा है, एक बात ध्यान में रखना, राहुल जी नहीं गए, टाइम नहीं था इसलिए नहीं गए, लेकिन यहाँ जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ राहुल जी हमेशा बोलते हैं। अभी इनका मैं समझ सकता हूँ, वो जो करने वाले हैं ना उनके बारे में नहीं बोलते, जो हो रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं करते, इसके बारे में बोलते। करने वाले के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए किसके खिलाफ? उनके खिलाफ बोलना चाहिए। आप करने वाले तो आपकी पार्टी से रहेंगे, सांसद चुन के गए आपके पार्टी से, उन्हीं का लड़का उठ के खड़ा हुआ है, उस पर जवाब दो। है और रहेंगे जिंदगी भर। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जब भी इस देश में फसाद हुए उसके ऊपर कमीशन रखा गया। आज ये सब कुछ, यानी इनका प्रपोजल ऐसे ही जाएगा, रिजेक्ट है ना? हुसैन जी रिजेक्ट लड़ेंगे तो फिर बोलेंगे देखा इनके लड़ने की वजह से ये हुआ। अरे लड़ेंगे अपनी ताकत के साथ, इस मर्तबा तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और पब्लिक ने, जनता ने सब देख लिया, जनता जनार्दन हमारे साथ रहेगी और वोट देगी। हरियाणा की तरह मेरे साथ भी आ जाओगे ना तो भी हारोगे, हरियाणा में जैसे हारे। तुम सही कह रहे थे, आप सही कह रहे थे कि हरियाणा में तो कुछ नहीं लड़ा आपने, तो एक भी सीट पे नहीं लड़ा। नहीं, वहां के स्टेशन से भी नहीं गुजरे, तो ऊपर से भी नहीं गए। चलिए ठीक है, वारिस पठान जी और जफर इस्लाम जी, अब मेरे पास समय सिर्फ इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के। थैंक यू।